क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी जमीन से प्यार कर सकता है? एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसे पता है कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना गांव को छोड़ने से मना कर देता है। ये कहानी है प्यार, जिद और उस मिट्टी की जो इंसान को आखिरी सांस तक चम बांधे रखती है। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है बोलिविया के एक बंजर जमीन और सूखे पहाड़ों से, जो साउथ अमेरिका की 3 देशों तक फैला हुआ है और जिनका नाम है चिली, पेरू और बोलिविया। बोलिविया के इस इलाके में यहीं हमें एक बुजुर्ग दंपति को देखते हैं जिनके नाम है माथेओ और रोसा। माथेओ और रोसा का घर गांव से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, लेकिन अब इन दोनों की उम्र काफी ज्यादा ढल चुकी होती है और इनका बेटा और बहू बहुत समय पहले इन्हें छोड़कर शहर में अपना बसेरा कर चुके हैं और अब ये दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं। यहाँ उनके लिए रहना हर एक दिन किसी नई चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन कभी कभार इनसे मिलने के लिए इनका पोता भी आता है जिसका नाम डिएगो है। सुबह होते ही माथेओ अपने लामा के झुंड को लेकर चराने निकल जाता है। दरअसल लामा एक ऊंट के जैसा दिखता है जो ज्यादातर दक्षिण अमेरिका जैसे पेरू, बोलिविया में पाया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रोसा उससे कहती है कि शाम को जल्दी लौट आना, क्योंकि अक्सर माथेओ को घर आने में बहुत देर हो जाती है। और रोसा पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाती है क्योंकि घर के पास वाला कुआं पूरी तरह सूख चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि माथेओ किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसने यह बात अब तक अपनी पत्नी रोसा को नहीं बताई है क्योंकि उसे डर है कि कहीं रोसा उसकी बीमारी को लेकर परेशान न हो जाए। असल में माथेओ दिन भर इसी चिंता में डूबा रहता है कि उसके बाद उसकी पत्नी रोसा का क्या होगा। उसके जाने के बाद वह यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। रात के समय रोसा उससे कहती है कि उसे हर रोज बहुत दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है, जो अब उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इस बात पर माथेओ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि वह अपनी ही सोचों में डूबा रहता है। इसके बाद हर दिन यही सिलसिला चलता रहता है। माथेओ का सुबह लामा लेकर निकल जाना और रोसा का घर पर रहकर सब कुछ संभालना। दोनों को उम्मीद होती है कि शायद इस बार बारिश हो जाए, क्योंकि जमीन लगातार सूखती जा रही है और फसल उगने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। धूप इतनी तेज होती है कि मानो इंसान को जलाकर राख कर दे। माथेओ हर गुजरते दिन के साथ धीरे धीरे मौत के करीब जाता जा रहा है, लेकिन फिर भी वह यह बात रोसा को बताना जरूरी नहीं समझता। आज वह खाना भी नहीं खाता। रोसा उससे इसकी वजह पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और किसी बहाने से बात को टाल देता है। अगले दिन सुबह वह देखता है कि रोसा खेतों में बीज बो रही है। उसे अब भी उम्मीद है कि बारिश जरूर होगी और माथेओ उसकी गोद में सिर रखकर वहीं लेट जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसके सामने मुश्किलें किसी चट्टान की तरह खड़ी हैं जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। रोसा अपने दोनों हाथों में बाल्टियां उठाए उस तेज धूप में गांव की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि घर में पानी की एक भी बूंद नहीं बची होती। किसी तरह वह गांव पहुंचती है। थोड़ी देर तक नल चलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती और आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता। असल में उस नल का पानी भी सूख चुका होता है। इसी वजह से गांव से थोड़ी दूरी पर एक पतली सी नदी बहती है। रोसा वहीं चली जाती है जहां कई औरतें बैठकर अपने कपड़े धो रही होती हैं, क्योंकि वहां से गांव तक पानी ले जाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में कोई जवान मर्द या औरत बचा ही नहीं है। हर कोई शहरों की चमक दमक में इस कदर खो गया है कि वापस लौटकर आया ही नहीं। वहाँ मौजूद कुछ औरतें कहती हैं कि अब कुएं भी पूरी तरह सूख चुके हैं। यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची। पश्चिम के कई गांव पहले ही खाली हो चुके हैं। शाम को रोसा माथेओ से कहती है कि अब तो गांव के नल का भी पानी खत्म हो चुका है। आज उसे बहुत दूर नदी तक जाना पड़ा। अब कुछ न कुछ करना जरूरी है, लेकिन माथेओ काम का बहाना बना देता है। वह कहता है कि उसे हर रोज लामा चराने ले जाना पड़ता है और पानी लाने की जिम्मेदारी रोसा पर ही छोड़ देता है। लेकिन अगली सुबह वह खुद गाँव पहुँच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। दोनों पानी की परेशानी को लेकर बात करते हैं। माथेओ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रोसा कहती है कि उसे पूरी उम्मीद है कि बारिश बहुत जल्द होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका पोता डिएगो शहर से वापस लौट आता है, लेकिन इस बार भी उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते। असल में उसका रिश्ता अपने पिता के साथ ठीक नहीं है, लेकिन वह माथेओ और रोसा से बेहद प्यार करता है। शाम को जब माथेओ वापस लौटता है
और डिएगो को वहाँ देखता है तो वह बाहर से जरा भी खुश नहीं दिखाता। हालांकि अंदर से वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह यह जताना चाहता है कि डिएगो के बिना भी यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अगली सुबह डिएगो माथियो के साथ निकल जाता है। रास्ते में जब वह माथियो को खांसते हुए देखता है तो पूछता है, दादाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन माथियो डिएगो को भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हमें साफ दिखाई देता है कि इन दोनों पीढ़ियों के बीच कितना बड़ा फासला है। कपड़ों से लेकर चाल ढाल तक दोनों पूरी तरह अलग हैं। डिएगो अपना फोन निकाल कर बैठ जाता है। माथियो अपने थैले से सूखी हुई ब्रेड निकालकर उसे खाने के लिए देता है। यह देखकर डिएगो को बहुत दुख होता है कि उसके दादाजी इस वीराने में पूरा दिन सिर्फ सूखी ब्रेड खाकर गुजार देते हैं। उसे एहसास होता है कि शहरों में खाने की हर चीज मौजूद है, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। अब उसका ध्यान फोन से पूरी तरह हट चुका होता है। माथियो उसे एक परंपरा के बारे में बताता है कि जब कोई आदमी बूढ़ा होने लगता है और उसे यह एहसास हो जाए कि अब वह शिकार नहीं कर सकता, अब वह किसी काम का नहीं रहा, तो वह सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से चट्टानों पर कूदकर खुद अपनी जान दे देता है। डिएगो को समझ नहीं आता कि उसके दादाजी उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शाम को डिएगो उन्हें शहर ले जाने की बात करता है क्योंकि उसने साफ देख लिया है कि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन माथियो बहुत जिद्दी किस्म का इंसान होता है। वह साफ कह देता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह डिएगो माथियो से पहले तैयार हो जाता है। वह अपने साथ 2 बाल्टियां भी ले लेता है ताकि पानी भरकर ला सके। थोड़ी दूर पैदल चलते ही डिएगो की सांसें फूलने लगती हैं। माथियो बस उसे यह एहसास दिलाना चाहता है कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। इसके बाद दोनों लामा लेकर नदी की तरफ निकल जाते हैं। लौटते वक्त एक लामा वहीं गिर पड़ता है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। माथियो उसके लिए परेशान तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर हमेशा सताता रहता है कि उसके बाद रोसा का क्या होगा। फिर भी वह अब भी सच्चाई बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ पर एक चर्चा के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग इस बात के पक्ष में होते हैं कि अब उन्हें शहर चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग अब भी इस उम्मीद में होते हैं कि आज नहीं तो कल यह गांव फिर से जिंदा हो उठेगा। दूसरे दिन डिएगो डॉट रोसा से कहता है कि वह उसके साथ शहर चले। वह साफ कह देता है कि उसकी अपने पिता से भी बात नहीं होती। डिएगो कहता है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आप दोनों की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ और तकलीफें झेलें। बातों बातों में रोसा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अगले दिन सुबह सवेरे ही माथियो घर से निकल जाता है। आज वह डिएगो को अपने साथ नहीं ले जाता। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सारे लामा इधर उधर बिखर जाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है। सूरज ढल चुका होता है। रोसा और डिएगो खाने पर माथियो का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि वह अभी तक घर वापस नहीं लौटा होता। डिएगो टॉर्च लेकर उसे आवाज देता हुआ इधर उधर ढूंढने निकलता है। दरअसल माथियो अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है, लेकिन तब तक सारे लामा खो चुके होते हैं। अगली सुबह जब वह घर पर सोकर उठता है तो रोसा को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया होता। दरअसल माथियो पहले ही डिएगो को अपनी पूरी सच्चाई बता चुका होता है। उसे लगता है कि जब उसे होश आया होगा तो डिएगो ने सब कुछ रोसा को बता दिया होगा, लेकिन डिएगो ऐसा नहीं करता। वह चाहता है कि माथियो खुद अपनी बीमारी के बारे में रोसा को बताए। आखिरकार माथियो उसे सच बता देता है। वह कहता है कि उसकी बीमारी बहुत खतरनाक है और उसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। डिएगो यह सब सुनने को तैयार नहीं होता। वह अपने दादाजी को इस हालत में नहीं देख पा रहा होता। रोसा भी डिएगो के साथ होती है, लेकिन माथियो के सामने वह भी मजबूर होती है। शायद इसकी एक वजह यह भी होती है कि उनका इकलौता बेटा इतने सालों में वो एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया। चलते चलते वे उस गाँव पहुँचते हैं जहाँ उजड़े हुए घर साफ साफ बताते हैं कि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। सारे गांव वाले शहरों में जा चुके होते हैं। रोसा ने जो बीज बोए थे उनसे भी अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती क्योंकि बिना पानी के फसल कैसे उगेगी ये वह अच्छी तरह जानती है। अगले दिन डिएगो और माथियो के बीच काफी देर तक बहस होती रहती है। डिएगो उससे कहता है कि उसे शहर जाकर इलाज करवाना चाहिए क्योंकि अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो रोसा बिल्कुल अकेली रह जाएगी, लेकिन माथियो कहता है कि वह रोसा को भी अपने साथ ले जाएगा। वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह शुरू से ही शहर में रहने के खिलाफ होता है। माथियो डिएगो
को कड़ी बातें सुनाता है और उसे यहाँ से चले जाने को कह देता है। रोसा यह सब सुनती रहती है। वह कहती है कि डिएगो कल सुबह शहर जाकर डॉक्टर को वापस लेकर आए, लेकिन माथियो एक नंबर का जिद्दी इंसान होता है। वह जाने को तैयार नहीं होता। अब रोसा भी अड़ जाती है कि उसे डिएगो को वापस लाना ही होगा। मजबूर होकर माथियो मान जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद माथियो खिड़की से देखता है कि रोसा और डिएगो बाहर बैठे हुए हैं। दोनों डिएगो के आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश होते हैं। ये बात माथियो को अब जाकर पता चलती है। आखिरकार उसकी जिद टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। शायद 1-2 दिन में वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसके बाद रोसा शायद डिएगो के साथ शहर चली जाएगी। वह घर में रखा एक टीन का डिब्बा उतारता है। उसमें उसकी जवानी की एक तस्वीर और सोने के 4 छोटे टुकड़े होते हैं। शायद यही उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। वह डिएगो को नींद से उठाता है और उसे बाहर ले जाता है। वह हमेशा डिएगो से गुस्से में बात करता आया था, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में डिएगो के लिए प्यार नजर आता है। डिएगो को भी समझ आ जाता है कि शायद अब उसका वक्त आ चुका है। अगले दिन डिएगो लामाओं को ढूंढते हुए गांव जाता है, जहां किसी ने उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रखा होता है। जब वह उन्हें वापस लेकर आता है तो माथियो और रोसा बहुत खुश होते हैं और अगली सुबह होते ही माथियो की मौत हो जाती है। जब रोसा को पता चलता है कि माथियो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और डिएगो भी पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद गांव वाले पूरी रीति रिवाज निभाते हुए उसे आखिरी विदाई देते हैं। डिएगो पहाड़ पर बैठकर डूबते हुए सूरज की तरफ देखता है और अपने दादाजी को याद करता है और उसकी आंखों में नम आ जाती है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अपनों का साथ कब छूट जाए किसी को पता नहीं चलता। डिएगो घर लौटकर रोसा से तैयार होने को कहता है। वह कहता है कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन रोसा उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि माथियो भी यही चाहता था। ये कहते हुए वह डिएगो के गले लग जाती है। रोसा अपने हाथ से बुना हुआ एक स्वेटर डिएगो के होने वाले बच्चे के लिए उसे तोहफे में देती है। डिएगो को भी अब समझ आ जाता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, रोसा उसके साथ शहर नहीं जाएगी। फिर भी वह फैसला करता है कि वह उससे मिलने कभी कभी जरूर आता रहेगा। उसी शाम आसमान में बादल घिर आते हैं। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, बिजली कड़कने लगती है। आखिरी सीन में हम रोसा को लामाओं को चराते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और साथ ही हमारे चैनल नाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।